बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर का। अच्छा, आज हम देखेंगे कि सिक्योरिटी टेस्ट केसेस क्या होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं और उसके क्या फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं। अच्छा, कोई भी टेस्ट केस हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो चाहे वो कोई और हो, उसके ना कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या टेम्पलेट होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर को बताते हैं कि इस सिक्योरिटी टेस्ट केस में हम इस तरह की अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को इनपुट देंगे। उस सॉफ्टवेयर में इस तरह से इसको प्रोसेस करना है और इस तरह से इसकी आउटपुट देनी है। और देन उस टेस्ट केस के अगेंस्ट हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि क्या ये ऐसे ही हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। अगर तो वैसे ही काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ठीक है, ये एज पर डिजाइन पैरामीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर वो वैसे काम ना करे, उसमें कोई एरर आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर बनाया कैलकुलेटर का और आपने कहा इसमें दो वैल्यूज देंगे तो 4 आएगा, तो आपने टेस्ट केस बनाया कि इसमें पहले वाले में 2 दें, दूसरे वाले में 3 दें और आंसर चेक करें 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो 5 आ रहा है, इसका मतलब आपने सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक बना लिया है। और अगर 5 नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। ये तो था ना एक आम टेस्ट केस, यूज केसेस को कहते हैं। तो सिक्योरिटी के टेस्ट केस ऐसे होंगे कि अगर कोई बंदा इसके अंदर कुछ गलत इनपुट देने की कोशिश करता है, फॉर एग्जाम्पल जहां पे उसने 2 देना था वहां पे वो TWO2 टेक्स्ट लिख के देता है, तो उस वक्त आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट केस में लिखा होगा इसको ये इनपुट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये टेक्स्ट में आ रही है, ये उसमें नहीं आ रही। तो ऑटोमेटिकली जब अगर आपका सॉफ्टवेयर उसी तरह से आपको एरर थ्रो कर देता है कि जी आप मुझे न्यूमेरिक इनपुट दें, टेक्स्ट वाली ना दें, और फिर दोबारा से आपको वापस उसी स्क्रीन पे ले आता है, तो उसका मतलब है आपका वो सिक्योरिटी टेस्ट केस कामयाब हो गया। और अगर कोई एरर देके या वो TWO2 लिखा है और नीचे THR3 लिखा हुआ है और वो रिजल्ट आपको देता है TWO THR, दोनों को कंकैटिनेट कर देता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसने कोई गड़बड़ कर दी। तो इस तरह से ना ये टेस्ट केसेस बनते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है। अच्छा, इसकी फिर प्रॉपर आपकी ना एक प्लानिंग के साथ बन रहे होते हैं, इसके प्रॉपर नंबर्स होते हैं, उसके प्रॉपर रीजंस होती हैं कि ये वाला टेस्ट केस हमारे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के किस पहलू को चेक कर रहा होगा। और अगर ये टेस्ट केस कामयाब नहीं होता तो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है पॉसिबल। तो ये सारी चीजें जो हैं हम ये उसके अंदर प्रॉपर यानी कि इंटीग्रेट करेंगे उस टेस्ट केस के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इशू कई बार ये भी होता है कि आप बिल्कुल आपने सारा सॉफ्टवेयर बना लिया और बनाने के बाद आप लोगों ने टेस्ट केस बनाना शुरू किए, तो वो इतने यूजफुल साबित नहीं होंगे बिकॉज उस टेस्ट केस की वजह से मे बी आपको नए अटैक्स का पता चले। और उन टेस्ट केसेस की फिर आपको दोबारा से सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। यार टेस्ट केस हमने बना लिया लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में तो ये कैपेबिलिटी हमने डाली नहीं थी, ये वाला इनपुट लगाते हुए चेक ही नहीं लगाया था कि वो चेक करे कि कहीं यूजर गलती से नुमेरिक ना दे दे। तो अब क्या होगा, वो टेस्ट केस देके आपको फिर दोबारा से सॉफ्टवेयर भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जो सिक्योरिटी के टेस्ट केस हैं, तो इसका मकसद भी होता है कि जैसे अब आप लोग साइबर सिक्योरिटी के हैं और अच्छे डेवलपर भी हैं आप में से कुछ, तो वो जो अच्छे डेवलपर हैं वो मे बी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एज ए सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे अटैच हो जाएं। और वो करें ये कि जब सॉफ्टवेयर बन रहा हो तो उस सॉफ्टवेयर वाली टीम को ये पहले से एडवाइस करते रहे कि देखो ये जो तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, इसकी इनपुट वाले में ये चेक पहले से डाल दो, ठीक है। और कल कल को जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाए तो उसका सिक्योरिटी ऑडिट भी वो लोग कर लें। मतलब उनका काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ना हो बट वो सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी इंश्योर करने के हवाले से वो जो डेवलपर एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको सजेस्ट करते रहे। सही है। अच्छा, अब ये टेस्टिंग होती किस तरह की है, मतलब आपके पास एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा जिसके अंदर आपका वो सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा, जाहिर है आपका वो जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके अंदर ही। और फिर आप उसमें कुछ इस तरह के चेक्स लगाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस इंटरफेस के अंदर यूजर ने इस तरह की कोई इनपुट या इस तरह की कोई एक्टिविटी की है तो इसका जवाब ये आना चाहिए। तो फिर वो चेक हो जाएगा कि यार ये जवाब आ रहा है, कुछ और आ रहा है। अगर कुछ और आ रहा है तो उसका मतलब है प्रोग्राम हमारा किसी और तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो उसके लिए फिर हम जो भी मैयर लेना होगा वो हमारे डेवलपर या जिसके हवाले से भी हम लेंगे वो लेना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो नॉर्मल टेस्ट केसेस और सिक्योरिटी के टेस्ट केसेस होते हैं उसमें फर्क ये होता है कि जो नॉर्मल टेस्ट केसेस होते हैं उसके अंदर तो आप जब टेस्ट केस बनाते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस को चेक करते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, ये काम कर रहा होगा, ये डाटा मिलेगा, इसको प्रोसेस कर रहा होगा और इस तरह से काम हो जाएगा। हम लोग या आप लोग जो हैं, आप लोग जब उस सॉफ्टवेयर को चेक करोगे तो नॉर्मल कंडीशन के वजह से सिक्योरिटी तो चेक कर लीजिए, सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो किसी ने टेक्स्ट इनपुट दे दी तो अब क्या होगा। आप अब नॉर्मल कंडीशन भी चेक करोगे कि अगर यूजर इस चीज को या इस प्रोग्राम को
फॉर एग्जांपल डीकम्पाइल करने की कोशिश कर रहा है, उसको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में चला रहा है, और उसके जो सॉफ्टवेयर हैं जो मेमोरी में जाके स्टोर हो रहे हैं, सॉरी उस सॉफ्टवेयर के जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू में थ्रू मेमोरी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? देखो, अब आप फॉर एग्जांपल गेम्स तो खेलते ही होंगे सारे। हम्म। तो गेम में स्कोर आ रहा होता है आप लोगों का, वो स्कोर कहाँ पे होता है? आपकी रैम में किसी जगह पे कोई वेरिएबल बना होगा ना, उस सॉफ्टवेयर ने उसमें एक रैम का एक मॉड्यूल डाला होगा। आप जितने पॉइंट स्कोर कर रहे हो वो किसी वेरिएबल में जाके इजाफा कर रहे होंगे पॉइंट्स में। और फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट है कि आपने 100 पॉइंट्स गेन कर लिए, तो फॉर एग्जाम्पल आपका वो लेवल विन हो जाएगा। तो अगर मैं उस किसी तरह से उस रैम की लोकेशन पे पहुंच जाऊं जहां पे वो वेरिएबल स्टोर हो रहा है जिसकी वैल्यू काउंट हो रही है, उसको मैं 150 कर दूं, तो फिर आप तो लेवल विन कर जाओगे ना। ठीक है, उस मशीन वो चल रही है लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, उससे तो जाहिर है वहां से जाके रीड करना है और वहां पे जाके राइट करना है वो जो आपका सॉफ्टवेयर है। अगर किसी तरह मैं बाहर से जाके रैंक की उसी लोकेशन पे जहां पे आपका 10 या 20 स्कोर आ रहा है वहां 150 ऐड करवा दूं, तो आपकी जब जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपकी गेम जब वहां से रीड करेगी, स्कोर अपडेट करती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो अगली बार वो यूं जाके अपडेट करेगी तो वहां पे 150 लिखा हुआ आ जाएगा। अब उसकी कंडीशन लिखी हुई होगी कि अगर आपका स्कोर 100 से अबव है तो आपका लेवल विन करवा दे, तो आपका लेवल विन हो जाएगा। ठीक है। अब ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी, तो आप इस तरह की चीजें भी चेक करते हो कि क्या हमारे मतलब जो सिक्योरिटी वाले होते हैं कि क्या हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है इसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करे कि वो थ्रू रैम मैन्युपुलेट करे हमारे सॉफ्टवेयर की कुछ वैल्यूज को। तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर इस चीज को चेक करता है कि नहीं करता कि जो वैल्यू राइट हो रही है ये मेरे थ्रू ही राइट हुई है या किसी ने डायरेक्ट एक्सेस करके राइट कर दी। ठीक है, तो एब्नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। जो आम सॉफ्टवेयर डेवलपर के यूज केसेस होते हैं, टेस्ट केसेस जिनको आमतौर पे कहते हैं, उनके अंदर इस तरह की चीजें चेक नहीं हो रही होती। सिर्फ फंक्शनैलिटी देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर काम ठीक कर रहा है, अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो यही वाली गेम में एक्टिविटी होगी या सॉफ्टवेयर में एक्टिविटी होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो टेस्टिंग की जाती है दो तरह की जाती है, एक होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसके कोड को समझ के पढ़ के उसके बारे में नॉलेज होती है, सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे बना है, इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, और उसके मुताबिक उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्ट। उसमें आपको सॉफ्टवेयर की सारी इन डेप्थ डिटेल्स पता होती हैं, कोड आपके पास होता है, आप कुछ चेक्स कोड को देख के बना लेते हैं, कुछ चेक्स आप सॉफ्टवेयर को चला के बना लेते हैं। ठीक है ना, हर तरह की चीजें। इसके अगेंस्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये होती है कि आपको बस एक सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको गेम दे दी गई और आपको कहा कि चलें अब आप इसके ऊपर टेस्ट करके दिखाएं कि इसके अंदर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ है कि नहीं। तो आपको कोई पता नहीं कि वो अपना डाटा किस तरह से स्टोर कर रहा है, हीप में कर रहा है, स्टैक में कर रहा है, वो जो उसके वेरिएबल्स हैं, इसी तरह से वो किस तरह की लैंग्वेज में बना हुआ है। तो ये बिल्कुल वो इन्वायरमेंट मिमिक हो रहा होता है कि जैसे एक हैकर आपके सॉफ्टवेयर को अटैक करने की कोशिश करेगा। देखिए ना, आप हैकर अगर आपका सॉफ्टवेयर कहीं से डाउनलोड करेगा तो उसको तो आपके पास आपका कोड का पता नहीं होगा, आपके फंक्शंस का पता नहीं होगा, आपके सारे सिस्टम का पता नहीं होगा। तो वो ब्लैक बॉक्स के तौर पे उसके पास एक चीज आएगी और उसके बाद वो उसमें टेस्टिंग करना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली ये वाली जो सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, ये वो वाला सिनेरियो चला रही होती है कि कोई थर्ड पार्टी जिसके पास हमारा ना कोड है ना उसके बारे में नॉलेज है, वो जब इस सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा। अच्छा, ये जो क्या करेगा जो चीज है ना, ये लिंक होती है हमारी अटैक की सरफेस से। अटैक की सरफेस बेसिकली इस चीज को कहा जाता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें वो कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू कोई इंट्रूडर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर घुस सकता है। अंदर घुसने से क्या मुराद है कि वो कोई डाटा दे सकता है उसको। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी काम होगा। अगर आपका घर है तो आपके घर में चोरी होने के हवाले से आपने वैल्यूएशन करवानी है, तो आप क्या चेक करोगे? यही ना कि चोर मेरे घर में कहाँ कहाँ से घुस सकते हैं, क्योंकि घुसेगा तो उसके बाद ही कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, कोई पैसे चुरा लेगा, कोई चीज चुरा लेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो बेसिकली हमारी अटैक सरफेस होंगी, जहां से कोई भी ऐसा बंदा जो हमारे सॉफ्टवेयर को कंप्रोमाइज करना चाह रहा है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटेग्रिटी को, अवेलेबिलिटी को, तो वो कहाँ कहाँ से इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ से घुस सकता है, वो हमारे इसकी अटैक सरफेस कहलाएगी सॉफ्टवेयर की, या जो भी हमारा सिस्टम है उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, हर हर एंट्री पॉइंट या हर अटैक सरफेस के जो मुख्तलिफ सरफेसेज हैं उन सब के साथ एसोसिएटेड रिस्क डिफरेंट तरह के होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका घर है, तो अगर दरवाजे से कोई एंट्री हो सकती है तो उसके लिए हम और तरह से एक्टिविटीज प्लान करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी खिड़कियां हैं जो आपकी फ्रंट साइड पे खुल रही हैं गली में, तो अब उसके ऊपर और तरह से एक्टिविटी होगी, बिकॉज दरवाजे की वजह से आपने जो उस पर चेक लगाने उसमें आप
वो फिक्स करके उसको बंद नहीं कर सकते, बिकॉज उसको उससे कल आपने खुद भी इन आउट होना है, ठीक है ना। तो आप उसमें वो ग्रिल नहीं लगा दोगे, ग्रिल लगा दोगे तो फिर वो चोर तो नहीं आ सकेगा लेकिन आप भी नहीं आ सकोगे। तो आपने ऐसा फंक्शन रखना है कि जो एक्चुअल बंदा है वो तो आ जाए, लेकिन जो चोर वगैरह है वो ना आ सके। लेकिन खिड़की में ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। खिड़की में ना चोर ने आने देना है ना आपने खुद आना है कि मतलब खिड़की टाप के आप घर में दाखिल हो रहे हो। वहां पे आप कुछ और तरह की एक्टिविटीज करोगे। सेम वे कोई साथ वालों की छत, और अगर आपकी छत मिली भी है तो उससे भी कोई बंदा इंक्लूड कर सकता है आपके घर के अंदर, तो उसके लिए आप कुछ और तरह के एक्शंस या चेक्स लगाओगे, सही है ना। तो आप अटैक सरफेस को देखते हुए मल्टीपल तरह की चीजों या मल्टीपल तरह के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर मल्टीपल तरह के चेक्स लगाओगे, जिसकी मदद से आप इंश्योर करोगे कि और बंदा आपके सॉफ्टवेयर की सी आई ए को कंप्रोमाइज ना कर सके। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा अटैक डिफरेंट तरह का होता है जिसका आम लोग ख्याल नहीं करते। डीकम्पाइलेशन का आपको लोगों को आइडिया है, डीकम्पाइल करने का ना, ठीक है। अब जो नॉर्मल डेवलपर होता है उसका ख्याल में ये नहीं होता कि यार कोई बंदा इस हमारे कोड को डीकम्पाइल करके इसका सोर्स कोड निकालने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है। और आपको पता है किसी कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने कोई बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया और बड़ा अच्छा सेल आउट हो रहा है, और मैं उसको डीकम्पाइल करता हूँ, उसका मेजर कोड मुझे मिल जाता है, तो बाकी जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं वो मैं डाल के इंटरफेस चेंज करके वही इसी तरह का सॉफ्टवेयर मैं अपने नाम से बना दूंगा, ठीक है ना। तो उस कंपनी ने बिलफर्ज 10 डेवलपर लगा के उनको 1 साल तनख्वाह दे के वो सॉफ्टवेयर बनाया होगा। तो मैंने वहां से डाउनलोड किया, उसको डीकम्पाइल किया तो मेजर कोड मुझे मिल गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं एक आध डेवलपर हुआ तो यार इसको सेटवेट कर दो, इसमें उस कंपनी का नाम निकाल के मेरा नाम डाल दो, उन्होंने ब्लू रंग में सॉफ्टवेयर बनाया था तो मुझे ग्रीन रंग में बना के दे दो, ठीक है ना, ताकि उसे डिफरेंट लगे। और मैं 1 महीने में वो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देता हूँ। तो उसके वो 10 साल या 1 साल की मेहनत और इतने ज्यादा पैसे जाए चले गए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखने होते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये देखने होते हैं, साथ साथ इनको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने अटैक सरफेस आप डॉक्यूमेंट करोगे उसी की बेस पे डिफरेंट टेस्ट केसेस बनेंगे, उसी की बेस पे फिर सिक्योरिटी चेक हो रही होगी, ठीक है ना। तो इनकी सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने अटैक सरफेस आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद आपने उसके ऊपर सिक्योरिटी के जो भी रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए। उसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी के टेस्ट केसेस बना लिए। उसके अगेंस्ट आपने उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस के मुख्तलिफ तरह के चेक्स प्लान कर लिए। और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने इंश्योर किया कि ये सारे चेक्स जो हैं ये क्या एक्सप्लॉइटेबल हैं कि नहीं है। अगर कोई सिक्योरिटी टेस्ट केस फेल हो रहा है तो इसको कामयाब बनाने के लिए, इसको पास करवाने के लिए मैं ऐसे सॉफ्टवेयर में कौन से चेक्स देने चाहिए जिसकी मदद से हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह के अटैक्स को जो इस चेक में या इस यूज केस में या सिक्योरिटी के टेस्ट केस में बताए गए थे, ये इनको मिटिगेट कर सके, ठीक है। अच्छा, इस काम के लिए ना एक तो आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, ठीक है। बिलफर्ज आप अभी स्टूडेंट लेवल पे हैं, तो मे बी आप वही जिस तरह ड्रेड की एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग एक डी के अगेंस्ट 4 अटैक्स निकाल लो, आइडेंटिफाई कर लो। वो एक अलग बात है कि असाइनमेंट में आप एक ही दोगे, यार दो दूंगी तो फिर फंस जाऊंगी आगे भी जाके, लेकिन अगर दो दोगी ना तो आपका जहन खुलना शुरू होगा, ठीक है। फिर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फारिग होते हो, सॉफ्टवेयर हाउस में जाके जॉब शुरू करते हो किसी, तो वहां पे आपको 6 और अटैक पता चलेंगे, ठीक है। आपके सीनियर्स बता देंगे या आपको काम करते हुए आइडिया होगा, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी आप उस लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर ग्रेजुअली जूं जो आप एक्सपीरियंस होते चले जाओगे, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग की फील्ड में आ जाओ, तो आप ओएस के टॉप 10 का तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन जो उसके बाकी 221 रह गए हैं 10 के अलावा, उनका भी आइडिया होगा। वो आप पूरी बुक पढ़ोगे जब तो आप कहोगे अच्छा ये टैग भी हो सकता है, ये टैग भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली आपकी वो जो नॉलेज है खुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब वो नॉलेज 1 साल में खुले, 10 साल में खुले, 15 साल में खुले, 2 साल में खुले, तो इसका मतलब है कि जो शुरू के साल होंगे उसमें तो आप बहुत सारे सिक्योरिटी के फ्लॉज को चेक ही नहीं कर रहे होगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि ये भी गड़बड़ हो सकती है। तो इस काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा अच्छा हमें एक सॉफ्टवेयर कह लें या वटेवर वो दिया हुआ है, एक टूल दिया हुआ है। ये गिटहब पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके कंपाइल करके ट्राई भी कर सकते हो। इसका नाम है अटैक सरफेस एनालाइजर, एएसए, ठीक है। ये क्या करता है कि ये आपकी एप्लीकेशन का जो विंडोज के इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन रन हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे इंस्टॉल की होगी, ठीक है, डिप्लॉय की होगी, वो चल रही होगी, तो आप जब इस एएसए को वहां पे चलाओगे ना, तो ये इसके अंदर उन्होंने डिफॉल्ट में काफी सारे जो पॉसिबल इश्यूज होते हैं ना, उनको चेक करने का एक समझ लो मैकेनिज्म सा दे दिया, ठीक है। तो जब आप इसको चलाओगे तो ये आपको उस एनवायरनमेंट की जो विंडोज बेस्ड होगी, ठीक है, चीजों को चेक करके आपको बता देगा कि इस एनवायरनमेंट में मुझे ये कमियां लग रही हैं, तो आप इन एरियाज को इंप्रूव कर रहे हो। थोड़ी सी आपको सजेशन भी दे देगा, वो लिंक्स दे देगा अपने माइक्रोसॉफ्ट के कि अगर आपने ये वाला एस्पेक्ट इंप्रूव करना है तो इस जगह पे जाओ, आप ऐसे करें, ठीक है ना।
तो ये आपको कम से कम एक एक जो नेव बंदा होता है, एक जो नया नया एक सिक्योरिटी टेस्टर होता है, उसको अगर उसने विंडोज के एनवायरनमेंट में चलने वाला कोई सॉफ्टवेयर चेक करना है, तो उसको यहाँ से एक जंप स्टार्ट मिल सकता है कि बहुत सी चीजें जो उसके जहन में भी नहीं भी हैं, वो भी एएस से चलाएगा तो वो उसको आइडेंटिफाई करके दे देगा कि आपकी ये 6 चीजें तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, लेकिन ये 8 चीजें जो है ना, इसमें आपकी कुछ ना कुछ कमी कोताही है, तो इस एनवायरनमेंट में आप ये चीजें अगर इंप्लीमेंट करवा लें तो ये कमी कोताही वाला काम हो जाएगा आपका कवर अप, ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसका फायदा ये है कि ये आपका ना, चूंकि बेसिकली इन्वायरमेंट को ज्यादा एवेल्युएट करता है बेनिस्बत आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो उसकी वजह से फायदा ये होता है कि अगर आप इसको किसी भी इन्वायरमेंट में चलाएं तो उसके अंदर चलने वाली एप्लीकेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होगा, ये आपकी बेसिकली इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे आपने किसी लॉक में, किसी लॉकर में, किसी तिजोरी में रखे होंगे, ठीक है। तो अब अगर कोई चोर आपके घर में घुसेगा तो वो उस लॉकर तक पहुंच पाएगा ना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके घर की सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा होगा, ठीक है। वो आपने पैसे लॉकर में रखे हुए हैं, दराज में रखे हुए हैं, अलमारी में रखे हुए हैं, पर्स में रखे हुए हैं, ये उस चक्कर में नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वो जो आपका लॉकर, वो जो आपकी दराज, वो जो आपका पर्स है, वो आप समझ लें आपकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। लेकिन चूंकि कोई बंदा उस पॉइंट तक जहां पे वो पैसे पड़े हुए हैं पहुंचने के लिए उसको जो पाथ चाहिए वो घर के अंदर की एंट्री है, वो बाहर बैठ के तो आपके पर्स को पकड़ नहीं सकता या लॉकर को पकड़ नहीं सकता। तो ये बेसिकली आपका जब एनवायरनमेंट को रिव्यू कर लेते हैं और उसके अंदर चेक्स वगैरह जो उसके जहन में लगते हैं वो आपको बता देता है, तो उसकी वजह से आपका घर सिक्योर हो जाएगा। जब घर सिक्योर हो जाएगा तो भले आपने पैसे बिल्कुल अपने टेबल के ऊपर ऐसे ओपन भी रखे हो ना, तो अगर वो हैकर घर में ही नहीं घुस पा रहा तो वो पैसे भी नहीं पिक कर पाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सिक्योरिटी की श्योरिटी दे रहा होता है कि एप्लीकेशन से पहले जहां पे अटैकर ने आपको अटैक करना है, यानी कि आपका वो जो एनवायरनमेंट है सर्वर का जहां पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, ये उसकी सिक्योरिटी प्रूफिंग करता है, लेकिन ये विंडोज के लिए, विंडोज एनवायरनमेंट के लिए आपने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब हमने सिक्योरिटी भी लगा दी, हमने फॉर एग्जाम्पल कोड को रिव्यू भी कर लिया, कुछ चीजें हमने पहले पढ़ी थी वो पिछले वाले लेक्चर में, ओएस के टॉप टेंस और इस तरह की चीजें सारी सही है। अच्छा, अब इन चीजों को हम चेक कैसे करेंगे? इन चीजों को पेन टेस्टिंग के थ्रू, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों ने बताया था कि पिछले किसी कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के अटैक्स करके वो जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं अपनी, वो जो सिक्योरिटी के केसेस हैं, हमारे वैसे नॉलेज में है, हम उसके थ्रू इस CIA को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। हम अपने आप को एज ए अटैकर पोज करते हुए अपने ही सिस्टम पे, अपने ही सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इसमें से कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल सकते हैं तो कोई अटैकर भी निकाल सकेगा, तो हमने फिर उसका फिर लेटर ऑन पैच भी करना होगा, सही है। तो ये बिल्कुल जो पेन टेस्टिंग की मेथोडोलॉजीज होती है, ये अटैकर के बेसिकली जो भी काम करने का तरीका होता है उसके ऊपर मिमिक कर रही होती है, उसी को रेप्लिकेट कर रही होती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिहेव ऐसे ही करते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है मेरा नहीं है, किसी दुश्मन का है, और मैंने इसको अटैक करना है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ तो दायरे कोई और बंदा भी निकाल सकेगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने कोई ना कोई इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसका मतलब है कि मेरा ये वाला एरिया कमजोर है, इसको फिर मैंने थोड़ा सा हार्डन भी करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो जो सिक्योरिटी की तरवीज भी होती जा रही है और सॉफ्टवेयर भी हमारे एक तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होना चाह रहे होते जा रहे हैं। देखो, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में एक PTCL का फोन होता था, ठीक है। वो भी हमारे ड्राइंग रूम में होता था, वो भी किसी किसी घर में होता था, बड़ी मुश्किल से मिलते थे उसकी लाइन्स वगैरह। तो अगर हम उसको एक पॉइंट ऑफ एक्सेस कंसीडर कर लें कि कोई बंदा उस टेलीफोन से हमारे घर में घुस सकता है, तो वो क्या करेगा, वो एक ही फोन है, वो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, ड्राइंग रूम एक ओपन सा एरिया है और वहां पे मतलब एक्सेस एक नॉर्मल कॉमन किस्म का रूम है, वो चीज थी। अब वही फोन कन्वर्ट होके स्मार्टफोन में आ गया, ठीक है। अच्छा, उस फोन में कुछ भी नहीं पड़ा होता, इवन नंबर भी उसके साथ एक डायरेक्टरी पड़ी होती थी, इतनी मोटी डिक्शनरी की तरह की, उसमें लिखे होते थे। तो अगर कोई बंदा किसी तरह बाहर बैठ के कंपनी की तरफ से उस फोन तक एक्सेस पहुंच भी जाता है तो उसको उसमें से कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, हमारी जेब में स्मार्टफोन है, ये मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ है, 24 आवर्स का मेरा कंपेनियन है, ठीक है। अच्छा, मेरे पर्सनल जो प्राइवेट एक सर्कल है मेरा, ये उसके अंदर पड़ा हुआ है, बाहर नहीं पड़ा हुआ। वो वाला जो था वो कॉमन ड्राइंग रूम में पड़ा होता था या लाउंज में पड़ा होता था उसमें, ठीक है ना। अच्छा, ये 24 आवर्स मेरे साथ है, वो मेरे साथ नहीं होता था, मैं उसके पास जाता था जब मुझे जरूरत पड़ती थी, ठीक है। उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसमें मेरी हर तरह की इंफॉर्मेशन है, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप, मेरी बैंकिंग के हवाले से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
मैसेजेस, हर चीज इसी के अंदर है। अब ये मतलब मेरे साथ या मेरे क्या हर एक की जिंदगी में इतना ज्यादा दखल पजीर हो गया है, ठीक है, कि हमारा 24 आवर्स हमारे पे इसने नजर रखी हुई है। तो ऑटोमेटिकली अब अगर ये हैक होता है या इसके अंदर मौजूद कोई एप्लीकेशन हैक होती है, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरी और बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब पेन टेस्टिंग की वैल्यू भी उतनी बढ़ गई। अच्छा, अब इसको पार्ट ऑफ द एसडीएल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका पार्ट कंसीडर किया जा रहा होता है। पहले सिक्योरिटी एक अलग से प्रोसेस होता था, ठीक है आपने सॉफ्टवेयर तो बना लिया है, अब अगर उसकी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है तो एक अलग से आप पेन टेस्टिंग कर लें, बट अब इसको पार्ट ऑफ द एसडीएल। अब इसीलिए आप जब ये सॉफ्ट आप तो खैर ये पढ़े हैं, इवन यही वाली चीज ये जो डेवलपर्स वाला होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस है, उनके उसमें भी सिक्योरिटी की चीजें डालना शुरू कर दी है, ताकि उनको सॉफ्टवेयर बनाते हुए पहले से नॉलेज हो कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या बग्स या क्या क्या पॉसिबल इश्यूज आ सकते हैं, सही है ना। और इसीलिए कि वो हमारी लाइफ के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया है कि ये डिजिटल लाइफ और पर्सनल लाइफ या फिजिकल लाइफ दोनों को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, अच्छा ये करते कैसे हैं? मतलब आपने पेन टेस्टिंग कर ली, मान लिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी जरूरी है, करनी भी चाहिए, तो करेंगे कैसे? करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हमने एक्चुअली इस पेन टेस्ट की एक्टिविटी में करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, अच्छा उसका क्या क्या टेस्ट करना है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, नॉन रिप्यूडिएशन, इसमें से कौन कौन सी चीजें हमने टेस्ट करनी है, चलो वो चीजें आ गई। अच्छा, फिर इसके ऊपर क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स आ सकते हैं, बैंकिंग के ऊपर कोई और तरह के थ्रेट्स आ रहे होंगे, स्कूल की एप्लीकेशन पे कोई और तरह के थ्रेट होंगे, गाड़ी के अंदर कोई चीज नस्ब है जो गियर की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रही है, ऑटोमेटिक गियरिंग का जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई और तरह के थ्रेट्स होंगे, रिस्क होंगे, उसके मुताबिक फिर हम अपनी पेन टेस्टिंग की स्कीम को डिफाइन करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक स्लो मेथडोलॉजिकल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको पहले से पता हो कि यहां से बग निकल आएगा तो फिर तो आप उधर ही चले जाओ ना। तो आपके पास एक अनलिमिटेड किस्म की ट्राइज है, आपने हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई करते रहना है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई वैलिड इशू मिल जाए तो फिर आप उसको वो करेंगे, ठीक है। तो आप सारी पॉसिबल सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करते चले जाओगे कि क्या ये वाला सिनेरियो, और इससे आपकी सॉफ्टवेयर की श्योरिटी में इजाफा होता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 टेस्ट बनाए हुए थे, पहला टेस्ट पास हुआ तो उसका मतलब है 10% सिक्योर है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा टेस्ट पास हुआ तो 20% सिक्योरिटी की श्योरिटी होगी कि 2 टेस्ट पास हो गए। जब 8 टेस्ट आप पास कर लोगे तो आप हो गया यार मेरा सॉफ्टवेयर 80% सिक्योर है, क्योंकि 80% एस्पेक्ट्स या थ्रेट्स जो थे उनको इसके अंदर टैकल किया हुआ है, सही है ना। इस तरह से वो चीज चल रही होती है। अच्छा, अब ये किए कैसे जाते हैं, पेन टेस्टिंग के मेथड्स वगैरह क्या होते हैं? तो ये 4-5 नाम लिखे हुए सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान में रखना है आपने। ये नेटवर्क की पेन टेस्टिंग होगी तो उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल अलग आ रही होंगी, ठीक है। उसमें भी मे बी कुछ चीजें हों लेकिन हर एक चीज नहीं होगी, और हो सकता है कुछ इसमें चीजें हो जो नेटवर्क में ना हो, सही है। तो आपने इस सारे सिनेरियो को अपने किसी और सिक्योरिटी के पेन टेस्ट से मैप नहीं करना, उसमें नेटवर्क की पेन टेस्टिंग होती है किसी और चीज की, ठीक है। अच्छा, इसमें फजिंग, स्कैनिंग, सिमुलेशंस, फेलियर मोड टेस्टिंग, क्रिप्टोग्राफिक टेस्टिंग, रिग्रेशन और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसका थोड़ा बहुत आपको मेरे ख्याल में आइडिया भी है, बर्फ स्प्लिट वगैरह में की थी फजिंग वजिंग? गुड, प्रैक्टिकली की थी। हम्म। अच्छा, फजिंग अगर हमने प्रैक्टिकल किया ना तो ये दरमियान वाली बच्ची जो है ना येलो कपड़ों वाली, ये हमें करवाएगी, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्या नाम है बेटे आपका? आयशा। आयशा, आपने फजिंग की हुई है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक हम आपसे ना करवाए, मैं जरा बैठा रहूं आराम से वहां बैठ के और कहूँ कि चलो आयशा हमें फजिंग के बारे में बताओ, क्यों, क्या होगा? है, क्या होगा? अगर मैं कहूंगा तो तुम्हें कहूंगा ना कि बिल्कुल अगले हफ्ते तुमने करवानी है तो तुम तैयारी करके आना, तुम तैयारी भी कर लोगी। पहले की थी अब भूल गई हो, फिर याद करोगी तो याद नहीं हो जाएगी। अपनी बात करो ना, बाकी को छोड़ दो ना। हम्म। अच्छा, तो बताओ आयशा, फजिंग क्या होती है जो पहले की थी? ठीक है, यही थी। ये तो मेथड या एक एक्टिविटी होगी ना कि ये हुआ था। आप बताओ होती क्या है? तुमने नहीं पढ़ा हुआ कोर्स? उस दिन छुट्टी की थी, लेट आई थी। अच्छा, आप बताओ बेटा। हम्म। जो मुझसे नजर नहीं मिला रहे मैं उनको फिर मैं खुद स्पेशल कॉल करता हूँ। अच्छा चलो, हाथ खड़ा कर दो, फजिंग का नो हाउ है किसी को? आप पांचों में नहीं है?
फिर क्लास में टाइम से आया करो। बताओ भाई क्या होती है। सर हम इनपुट देते हैं, हम पहले भी और उसका बिहेवियर देते हैं उनको। ठीक है, जैसे कि अगर हम वो क्यों आया करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से कोई काम हो तो लेट आ जाओ। मेरा मतलब कहने का ये था कि कोई टॉपिक मिस हो जाएगा तो फिर बाद में अगली किसी क्लास में कोई पूछा होगा या आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आपको कि नहीं पढ़ा। बताओ, सॉरी। यानी कि बहुत सारे इनपुट देते हैं, उसका बिहेवियर देते हैं output। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि दो वैल्यूज लेके उनको जमा कर रहा है, ठीक है, तो मैं उस पर बड़ी सारी इनपुट्स देके देखता हूँ कि किस तरह की इनपुट पे इसका क्या बिहेवियर होता है। 2 4 8 10 20 50 तक तो ठीक है। हो सकता है आपने सॉफ्टवेयर बनाते हुए ख्याल ही ना किया हो, आपने उसको इंट या इंट 32 रख दिया हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब जो ही वो 32 बिट से बड़ी वैल्यू उसको मिलेगी ना, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा तुम बताओ। पता है जो मैं सवाल कर रहा हूँ क्या कह रहा हूँ? दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें दो वेरिएबल लिए उनको जमा करवा दिया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, उसमें हमने जो दो वेरिएबल लिए थे न्यूमेरिक टाइप की, उसको हमने इंट 32 की टाइप दे दी। ये क्लियर हो गया? इंट 32 की कोई रेंज होती है ना अपने अंदर वैल्यू स्टोर करने की। अगर मैं उससे बड़ा कोई नंबर दे देता हूँ जो 30, जिसको 34 बिट्स चाहिए स्टोर होने के लिए, तो क्या होगा? हम पिछली क्लास में थे? क्यों, क्या हो गया था? तबीयत ठीक थी? खैरियत पूछ रहा हूँ मैं, परेशान नहीं होना कि क्यों आ गया। अच्छा बताओ। है, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो से क्या होगा? एक्सपेक्टेड क्या होगा? ताकि सर वो वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। ये ठीक कह रहे हैं? तुम आखिरी सेमेस्टर में उससे सीनियर हो, 8वें में हो ना? है, 9वें में मतलब सीनियर हो ना, वही मतलब चलो अच्छा। फिर तो डबल सीनियर हो, फिर तो बिल्कुल तुम्हें सही सी बात बतानी चाहिए। एरर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, हमें भी नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मली अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या करे। सही है। लेकिन जिस तरह से कहा है कि ओवरफ्लो जब होती है ना वैल्यू, तो नॉर्मली ये होता है कि वो दो बिट्स घूम कर ना इधर आ जाती है शुरू वाले में, तो उसकी पहली वाली बिट को जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको खराब कर देती है। ठीक है ना। मतलब अगर आखिरी वाली बिट में वो जो बाहर निकल गई 32 से, उसमें अगर 1 आ रहा था, तो 1 मूव होकर जो उसकी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो वाली बिट होगी, नॉर्मली उसमें मूव करवा देती है बाज लैंग्वेजेस। उससे क्या होगा कि आपने वैल्यू दी होगी 1 लाख, तो वो जब वैल्यू मूव होकर इधर आएगी तो पता नहीं 4 लाख बन जाएगी, क्या बन जाएगी हमें भी नहीं पता क्या बनेगी। सही है ना। या एरर दे देगी, ठीक है कि यार ये तो आपकी वैल्यू मैं स्टोर ही नहीं कर पा रहा हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, कुछ भी दे सकती है लेकिन हमें नहीं पता क्या होगा। तो फजिंग करेंगे तो इस तरह की सारी चीजें सामने आ जाएगी। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा उसने क्या किया होगा, उसने वहां पे 1000 लिखा होगा, नीचे 2000 लिखा होगा। टेस्टर तो हमेशा आसान तरीन वैल्यू को चेक करता है। अगर उसको मैं मतलब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ और मैं कहूँ जी 432 एंड 599 इनको जमा करूं, तो वो तो पहले मुझे खुद कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना इसका रिजल्ट क्या आता है, फिर वहां चेक करूंगा कि सॉफ्टवेयर मुझे रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो टेस्टर होते हैं ना, वो जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए, हर बंदा ही अपनी जिंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करता है। आपको मैं कोई मुश्किल काम दे दूं तो आप कोशिश करोगे कि आसानी से हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो 1000 जमा 1000 चेक कर लेंगे तो देखो 2000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको उसके लिए कैलकुलेटर पे नहीं जाना पड़ा, उसको जुबानी पता है। वो 2 + 5 करके देख लेगा कि यार 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से टेस्टिंग करते हैं। वो कभी भी उसके ध्यान में ये बात नहीं आएगी कि मैं यहाँ पे कोई 1 करोड़ और 2 करोड़ देके देखूं और फिर देखूं कि क्या 3 करोड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि ये भी बड़ा आसान सा टेस्ट था, लेकिन उसमें भी आपको पता है वो 1000 यूनिट 1 लाख मिलियन काउंट करने पड़ते हैं, तो वो कहेगा छोड़ो यार आसानी से टेस्ट कर लेते हैं। तो फजिंग के चक्कर में हम इसको मल्टीपल तरह की वैल्यूज देके इस तरह के पॉसिबल सिनेरियोज चेक कर लेंगे, जो कि अगर हम चेक ना करते और वो 32 बिट से बड़ी वैल्यू चली जाती और डेवलपर ने उसमें 32 बिट वाली वो स्पेस दी हुई थी, तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई गलत रिजल्ट दे देता, जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर फेल भी हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेटर के केस में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सपोज यही वाला सॉफ्टवेयर हमारे वो एलन मस्क साहब की वो जो शटल ऊपर जाती है और नीचे आती है, उसमें लगा हुआ हो ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम, वो कैलकुलेट करो कि उसकी वैल्यू को, थ्रस्ट की वैल्यू को, इस तरह की वैल्यू, तो वहां पे अगर वो सिग्निफिकेंट बिट उधर से उठा के इधर मोड़ दे और पता चले कि मोटर ने 50 थ्रस्ट दे रही थी नीचे से उसको, ठीक है, उसकी जगह उसने 500 थ्रस्ट दे दी क्योंकि वो वैल्यू उधर से सिग्निफिकेंट बिट में एक्स्ट्रा आ गई थी, तो क्या होगा? कोई ना कोई डिजास्टर होगा, $1,000,000 जाया जाएंगे, जान भी जाया हो सकती है, ठीक है ना, लोगों की। तो इसकी वजह से ये सारी चीजों को चेक करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वही वाली बात है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, आप लोगों से कुछ नहीं थे कि एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ठीक है।
तो कुछ टेस्टिंग ऐसी होगी कि जिसके अंदर हमें नॉलेज होगा, हमें पता होगा कि यार ये वाली बात हम वहाँ कोड पढ़ के देख लेंगे इसने इंट 32 बनाया या क्या बनाया, ठीक है। तो फिर हम बड़ी वैल्यू देके देखेंगे कि हमारा सिस्टम अगर तो इस बंदे ने अच्छे तरीके से बनाया, इसको नॉलेज थी, तो जो ही हम बड़ी वैल्यू देंगे तो हमें स्मार्ट एरर रिटर्न कर देगा कि भाई आपने ये वैल्यू बड़ी दे दी है, मेरी रेंज यहाँ तक है, तो आप इतनी इससे छोटी वैल्यू दें, सही है। या अगर वो बड़ी वैल्यू दी है, एरर नहीं दिया, तो क्या प्रोग्राम क्रैश कर रहा है, तो वो हम नोट कर लेंगे। अगर वो सिग्निफिकेंट बिट में मूव हो रही है कोई चीज, तो वो भी हम नोट कर लेंगे कि वैल्यू उसने गलत दे दी, हमने जो बड़ी वैल्यू दी थी तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, इसने ये रिजल्ट दिया, इसका मतलब है कोई ना कोई उल्टी सीधी काम हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें फिर उसके हिसाब से वो करनी पड़ेगी। अच्छा, अ, अच्छा, और इसमें चूंकि हमने मतलब ये दोनों एस्पेक्ट से लाने होते हैं, तो हमें ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स दोनों सिनेरियोस में जाना चाहिए। इसमें से जो पहला है स्मार्ट टेस्टिंग वाला, ये नीचे लिखा हुआ है थर्ड वाले पॉइंट में, वो ये होता है कि अब आपको नॉलेज है कि इसके अंदर किस तरह का कोड है, किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, कौन कौन से वेरिएबल हैं, किस टाइप के हैं, और उसको देखते हुए आप अपनी चीजों को चेक करते हो कि इस सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके सामने कोड नहीं है, अब आपको नहीं पता कि उसने एंड 32 लगाया है, एंड 64 लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप वो अपनी तरफ से जहन में सोच सोच के कि यार हो सकता है इसने एंड 32 लगाया तो 32 से बड़ी वैल्यू दूं, अगर वो ठीक कैलकुलेट हो रही है तो 64 से बड़ी वैल्यू देके देखूं जो 64 बिट में स्टोर हो ना सके, तो फिर क्या करते हैं, तो वो फिर आपको बार बार और ज्यादा हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे फिर इस पर, स्मार्ट टेस्टिंग या वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अलावा, ठीक है। फिर उसके बाद अ, आप क्या करते हो कि आप ना म्यूटेशन के हवाले से ना टेस्टिंग करते हो, कि आप ना मिक्सिंग करते हो अपने अंदर जो आपकी गुड ट्रैफिक जा रही होगी। अब ये देखें ना, तो सादी एग्जांपल आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कैलकुलेटर की दे रहे होते हैं। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि ये यूट्यूब का जो पूरा नेटवर्क रन कर रहा है, कि उसकी किसी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्टिंग हो रही हो, ठीक है ना। तो यूट्यूब के ऊपर तो अगर आपने कोई वीडियो बनाई और अब आप अपलोड कर रहे हैं या आप डाउनलोड करके प्ले कर रहे हैं, उसमें कुछ चेक्स लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैंने यूट्यूब का वो प्राइम नहीं खरीदा हुआ, प्रीमियम वाला उसका जो वर्जन है, तो क्या होता है कि मुझे एड्स आते हैं। अब मैं चाहूंगा कि मैं एड्स ना देखूं, तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकालूंगा, ठीक है। वो हल कोई ना कोई किसी इस फॉर्म में होगा कि कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देता है नॉर्मली बंदा, और वो उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। अब वो जो यूट्यूब का प्लेयर है ना जो हमारे ब्राउजर में लगा हुआ है, अभी उसका काम है कि वो चेक करता रहे कि क्या उधर से जितनी मुझे स्ट्रीम्स आ रही हैं, एक तो किसी सॉन्ग की, किसी वीडियो की, किसी लेक्चर की, किसी तलावत की, किसी नात की स्ट्रीम आ रही होगी जो भी हम सुन रहे हैं देख रहे हैं, और एक वो बीच बीच में वो जो उनका ऐड आता है उसकी स्ट्रीम भी आ रही है। तो अभी सॉफ्टवेयर में आपका वो जो आपके ब्राउजर के अंदर उसका चल रहा है प्लेयर यूट्यूब का, उसमें ये वेरीफाई करना होगा कि क्या मुझे हर स्ट्रीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये ना हो कि कुछ स्ट्रीम्स ये जो उसका ब्राउजर है या जो इसके अंदर वो एक्सटेंशन लगी हुई है वो ब्लॉक कर देती हो, ठीक है ना। तो अगर वो हो रही है तो फिर उसको पता लग जाए ताकि वो आगे से इस पर मजीद एक्टिविटी कर ले। तो इस तरह से आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये चेक्स डालने हैं, वरना क्या होगा, आपका माली नुकसान होगा। कैसे? अब YouTube इतना बड़ा सेटअप रन कर रहा है पूरी दुनिया में, उसके पास मतलब करोड़ों वीडियोस होंगी, जो कि हम यहाँ प्ले करते हैं, जो ही लिखते हैं वो फौरन से हमारे इस सॉफ्टवेयर पे या इस सिस्टम पे चलना शुरू हो जाए। तो आप देखोगे उनका कितना बड़ा ह्यूज हार्डवेयर बेस और नेटवर्क बेस और सॉफ्टवेयर बेस सिलसिला चल रहा होगा, उसमें कितनी ज्यादा कॉस्ट आ रही होगी, वो सारी क्या हमें फ्री में देंगे। फिर वो लोगों को बांट भी रहे होते हैं पैसे, अरे कि जो आपके उस पे ऐड चलते हैं उसकी जो रकम होती है वो आपसे भी शेयर करते हैं, हालांकि आपने कुछ भी नहीं किया होता। तो इस सारे के ऊपर जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसको उन्होंने महफूज भी तो करना है ना। वो खर्चा कैसे उनका पूरा होगा कि वो एड्स दिखाने से। अगर आप, मैं या आप बैठ के यूट्यूब के एड ब्लॉकर लगा के गूगल जैसी बड़ी कंपनी के इस रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर हिट करें, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई और जॉब है, कोई बंदा अगर आपकी जॉब के, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या करोगे? एक्शन लोगे ना कोई, ठीक है। तो इसी तरह आप या मैं अभी बैठ के गूगल जैसी कंपनी के बिजनेस पे लात मारने की कोशिश करें, अगर हम कोई इस तरह की वो जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की कोशिश करें, तो उसको गूगल ने भी कोई ना कोई उसका सदेबाप किया होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है, हम यहाँ बैठ के उसको 1 रुपया दिए बगैर नॉर्मली उसका विंडोज का लाइसेंस ले लेते हैं, तो उसको $350 की, हमारी तरह का एक आम सा बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ एक ठुक लगा देता है किसी को, तो कोई हमें $350 की गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसको पकड़ लेते हैं। तो $350 की जो हर बंदा पाकिस्तान में बैठ के माइक्रोसॉफ्ट को ये टीका लगा रहा होता है, ठीक है। इससे बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी फिर कोई ना कोई चेक्स लगाए होंगे। तो इसी तरह से चेक्स होते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं कि वो बंदा हमारे इस लाइसेंसिंग के सिस्टम को सर्कमवेंट करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास उसका क्या तोड़ है, ठीक है, किस तरह से हम उसको मेंटेन रखेंगे।
यहां तक कोई सवाल है? अच्छा, इस तरह जिस तरह हमने फजिंग करके इनपुट दे के देखा, उस तरह से हम स्कैन करके देखते हैं कि क्या हमारे इस सॉफ्टवेयर में या इस हार्डवेयर में या इस डिवाइस में, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं चल रहा होता, वो किसी ना किसी हार्डवेयर पे रन होता है। उसको जो बंदा एक्सेस करेगा वो मे बी किसी नेटवर्क से आ रहा हो। ठीक है। तो अगर आपका नेटवर्क, वही बात है कि अगर आपका घर कंप्रोमाइज हो गया, तो आपने जितना मर्जी बड़ा लॉकर क्यों ना रखा हो, कोई फर्ज आपने एक ऐसा लॉकर रखा हुआ है उसके अंदर आपने अपनी कीमती चीजें या पैसे रखे हुए हैं, जिसको क्रैक करने या तोड़ने के लिए 24 घंटे चाहिए। ठीक है। अगर वो बंदा, आपने इसलिए अपना घर खुला छोड़ दिया कि यार हम 24 घंटों के अंदर अंदर कहीं बाहर जाएंगे तो 6-7 घंटे के बाद तो घर आ ही जाएंगे, तो कोई हैकर अगर आ भी गया हमारे घर में, ठीक है, हमने दरवाजों पे इतनी सिक्योरिटी नहीं लगाई, तो 24 घंटे लगेंगे उसको, इसको तोड़ने के लिए, तो तब तक तो हम वापस ही आ जाएंगे, 6-8 घंटों के बाद हम पकड़ लेंगे उसको। ठीक है। तो हैकर तो ऐसा काम नहीं करते। वो आएंगे, अगर आपने दरवाजों पे सिक्योरिटी नहीं लगाई और वो एंटर हो गए और आपने सोचा हुआ था यार मैंने वो अपना लॉकर बड़ा फिट रखा हुआ है, तो उस पर 24 घंटे लगने हैं, तो हैकर क्या करेगा? वो आराम से हैकर उसको उठाएगा, अपनी बाइक या गाड़ी में रखेगा और घर ले जाएगा। उसके बाद आराम से, उसके बाद पूरा साल है वो आराम से डेली अगर एक एक घंटा भी उसको तोड़ने की या क्रैक करने की कोशिश करेगा, तो उसको कोई डर नहीं है ना। ठीक है। तो इसलिए आपने हर स्टेप को सिक्योर करना होता है। ठीक है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने एक जगह पे फुल सिक्योरिटी लगा दी तो बाकी चीजें क्लियर होगी। इसी तरह से ये जो हमारा ये वाला सिलसिला होता है, ये वाला सॉफ्टवेयर वाला ना, तो इसमें भी ना यही काम चल रहा होता है कि बेटा बैठ जाओ। अच्छा। तो उसमें भी ये वाला सिलसिला चल रहा होता है कि हम लोग ना, अ, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, अगर इसको हमने जितना मर्जी सिक्योर बना लें, अगर ये जिस हार्डवेयर पे इंस्टॉल हुआ हुआ है उससे भी कोई गड़बड़ है, तो क्या होगा कि उन हार्डवेयर की मीन के थ्रू इसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। सही है। या हमारा डाटा, हमारा हार्डवेयर भी स्ट्रांग है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम या वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी स्ट्रांग है, लेकिन एक बंदा बाहर बैठ के उसको एक्सेस कर रहा है, मतलब अक्रॉस द नेटवर्क एक्सेस कर रहा है, तो हो सकता है कि वो बंदा नेटवर्क के ऊपर टैपिंग करके, बात समझ आ रही है, मैन इन द मिडल अटैक जैसे होता है, वो हमारे डाटा को वहां से रीड कर ले, तो वहां से भी हम हैक हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर पे मुहित नहीं रहेगी, आपकी ऑटोमेटिकली आपके अंडरलाइंग हार्डवेयर पे, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर से आ रहा है या सॉफ्टवेयर को जा रहा है, उनकी भी हमें सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है ना। उसके लिए फिर ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो आप स्कैनिंग के थ्रू करोगे। और जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले वो कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्ट किया था बबलू, क्या नाम है आपका? फहीम। फहीम, अभी हमने किस सॉफ्टवेयर का नाम लिया था, माइक्रोसॉफ्ट वाला जो था? अटैक सरफेस एनालाइजर, एएसए। तो ये एएसए जो है ये हमें कहाँ पे काम दे देगा? वो जो हमारी विंडोज का एनवायरनमेंट है या ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। ठीक है। इसी तरह हम अपने नेटवर्क के हवाले से पेन टेस्टिंग करके देख लेंगे कि क्या हमारे नेटवर्क के हवाले से हमारे सिस्टम में तो कोई फ्लॉ नहीं है। सही है। तो इस तरह से करके हम इन सारे एस्पेक्ट से गुजरते हुए अ, अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर लेंगे। और उसके लिए हमारे पास जो बड़ी सारी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, वो ओएस के टॉप 10 से या टॉप 10 के आगे भी आप जा सकते हैं। मैं फिर बात करूंगा ओएस के टॉप 10 तक मोहित ना रहे, उससे आगे भी निकले, उसके अंदर जो बाकी उसके नीचे रिस्क दी हुई है उसको भी आप पढ़ के कर सकते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और सेंस का भी मैंने पिछली बार तस्करा किया था पिछले लेक्चर में, उसके टॉप 25 जो एस्पेक्ट्स हैं, अ, उसके अंदर ये स्कैनिंग के हवाले से काफी सारे एस्पेक्ट्स उन उन वाले टैग्स में वेरीफाई हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपकी कोई वेब एप्लीकेशन एग्जांपल के तौर पे, तो वेब एप्लीकेशन में ना एक तो आपकी एप्लीकेशन होती है और एक उसका डाटा होता है, तो वो मुख्तलिफ डायरेक्टरीज वगैरह में स्टोर होता है। ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर है फॉर्मेबल काली लिनक्स में, डी आई आर बस्टर, वो यूज किया हुआ है आप लोगों ने? ठीक है। अब डी आई आर बस्टर क्या करता है, आप बताओ भाई। नहीं यूज किया? चलो, आपने ना, आपका नाम क्या है? जैन, आपके पास मेरा नंबर है। ठीक है ना, आपने ना यूज करके ना तो मुझे उसके बारे में कुछ बताना है। असाइनमेंट्स अगले दिन, असाइनमेंट कब जमा करवानी है? संडे की रात को। ठीक है। मंडे की रात को बता दोगे थोड़ा सा उसके बारे में, एक कमांड है सादी सी, इतनी बड़ी मुश्किल है, अच्छी चीज है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, फायदा होगा। ठीक है।
तो अब वो DIR बस्टर जो भी करता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैंने असाइनमेंट दे दिया तो आपको मैं नहीं बता रहा, आपको पहले से पता है कि क्या कर रहा होगा, ठीक है। और जिसको नहीं पता, जिसने इसकी तरह यूज नहीं किया, वो इससे शाम को पूछ ले, बल्कि अच्छी बात है कि वो भी इसकी तरह उसको थोड़ा सा यूज करके देख ले। तो वो आपकी उसी एप्लीकेशन के किसी एस्पेक्ट के बारे में आपको चेक करके बता देता है कि इसकी वो वाली सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं हो रही कि नहीं, ठीक है। तो ये हमें ये स्कैनिंग ही करके बताएगा। वो जो DIR बस्टर है वो एक तरह का स्कैन ही रन करेगा आपकी किसी वेबसाइट के ऊपर, और वहां से आपको उस कमी का बताएगा कि वो कमी आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, इसके बाद ना हम छोटे मोटे सॉफ्टवेयर की बात ना करें, किसी बड़े सॉफ्टवेयर की बात करें। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि 1 साल में बनना है और उसमें बहुत खर्चा भी आना है, और इतने खर्चे के बाद आपको पता चले कि इसमें कोई कमी रह गई है, ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, तो वो आपका 1 साल भी ज़ाया गया, टाइम भी ज़ाया गया, पैसे भी ज़ाया गए, मेहनत भी ज़ाया गई। इस काम के लिए क्या होता है कि आप ना नॉर्मली सिमुलेशंस करते हैं। सर तो अभी आपने नाम फैसल, अच्छा सिमुलेशंस कर रहे हो, ठीक है। अब सिमुलेशंस में क्या होता है कि आप वही जो बड़ी चीज बनाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा छोटे लेवल पे ले आते हैं, ठीक है। छोटे लेवल में उसको बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कुछ चीज बनानी है जो कि आपने 1 लाख लोगों के लिए बनानी है, ठीक। तो आप क्या करें कि वो पहले 100 लोगों के लिए बना के उसी चीज को छोटे स्केल के ऊपर टेस्ट करके देख लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, साइकिल बनानी है, आप समझते हो कि साइकिल बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा हिट होगी, ठीक है। उसके लिए आपने कोई लाइक 50 मिलियन का कारखाना लगाना है और फिर उसकी प्रोडक्शन करनी है, जो कि 1 साल में आपको 1 लाख साइकिल्स बना के दे सके। अगर आप 1 लाख साइकिल्स का वो कारखाना भी लगा लें, उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, प्लांट भी इंस्टॉल कर लें, फिर बनाना भी शुरू कर दें, जब बना के आप बाहर बेचें तो लोगों को इतनी पसंद आए, तो आपके तो सारे पैसे, सारी मेहनत, सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया चली गई। उसकी जगह वाई नॉट कि आप यूं करें कि एक छोटा वाला उसी बड़े कारखाने की तरह एक छोटा कारखाना लगाएं, जो कि शायद साल में या महीने में 100 साइकिल्स बना सके, साल में 1,000 साइकिल्स बना सके, ठीक है। तो आप पहले वो लगाएं, उसके ऊपर आपका 50 मिलियन ही लगेगा, आपका 1 मिलियन लग जाएगा, ठीक है। वो आप साइकिल्स बनाएं, वो आप मार्केट में दें लोगों को, ठीक है। तो चेक करें कि लोग इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अगर तो लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा फिट है और आपकी 100 साइकिल्स बन रही हैं, तो आपके पास 200 ऑर्डर आ रहे हैं, 100 बंदों को तो आप साइकिल दे नहीं पा रहे, फिर तो बड़ी स्पीड से वो अपने बड़े वाले कारखाने पे काम शुरू कर दें, ठीक है। इसकी ग्रेजुअली बीच में कैपेसिटी इनहेंस कर लें, 1 मिलियन और लगा लें, ठीक है। और एक और छोटा कारखाना बना लें, ठीक है, वो फटाफट बन जाएगा। तो आपकी ये महीने की जो वो होगी साइकिल, वो 200 साइकिल जाना शुरू हो जाएंगी, तो आप फिलहाल अपनी डिमांड को मीट कर लेंगे। इन द मीन टाइम बाकी 50 मिलियन लगा के आप बड़ा कारखाना भी बना लें, तो टोटल आपका खर्चा कितना आएगा? 52 मिलियन। 50 मिलियन बड़े वाले पे और 1-1 मिलियन के जो दो आपने प्रोटोटाइप बनाए थे, ठीक है। ओके फाइन। लेकिन खुदा ना खास्ता आपने वो 50 मिलियन का कारखाना लगा लेते और वो साइकिल्स आपकी मार्केट में रिसीव ना होती, लोग उसको ना लेते और आपके 50 मिलियन आया होते। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि आपने 1 मिलियन का कारखाना लगाया, लोगों को जब साइकिल्स थी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की, तो आपका वो 1 मिलियन आया गया, टाइम भी थोड़ा सा लगा, एक आध महीने में वो अपने कारखाना बना लिया था, पैसे भी थोड़े से लगे, 1 मिलियन। एटलीस्ट आपने अपने 49 मिलियन रुपीज बचा लिए, ठीक है। यही काम सिमुलेशन में हो रहा होता है। सिमुलेशन में हम क्या करते हैं कि वो जो बड़ा सॉफ्टवेयर है उसको बना के चेक करने से पहले हम सिमुलेट करके देख लेते हैं कि यार क्या ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। आप लोगों ने मैटलैब यूज किया, नाम सुना है, ठीक है। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट तरह के सिनेरियोज को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशंस देता है। ये जितने भी फॉर एग्जाम्पल रॉकेट्स बन रहे हैं, शटल्स बन रही हैं, जो एलन मस्क आपकी जा रही होगी, तो ये नहीं करेंगे कि वो पहले पूरी की पूरी वो शटल बना लें, फिर उड़ा के देखें यार ये तो उड़ ही नहीं रही, अब क्या करें, पता चले इसके अंदर से वो चीजें खोल के नहीं डालनी पड़ेंगी, वो फिर खोलने डालें, फिर चलाएं, उड़ती कि नहीं उड़ती, नहीं। वो सारे एस्पेक्ट्स पहले सिमुलेशंस में वो परफॉर्म करते हैं। जब उनको 90% रिजल्ट ठीक मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो उसकी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो 90% ऑफ द प्रॉब्लम वो सिमुलेशन में उसको कवर अप कर चुके होते हैं। क्यों? कि एक तो उसमें टाइम कम लगता है, उसमें खर्चा कम होता है, उसमें कोई थ्रेट नहीं होता, ठीक है। अब आपने सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन बनानी है तो वो रिलेटिवली लेस टाइम लेगी, ठीक है, और चेक भी आसानी से हो जाएगी, एक नियर टू ऑप्टिमम कंडीशंस में रहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अच्छा, वो एक अलग बात है कि अब सॉफ्टवेयर में आप, हालांकि अब आपको बताऊँ, ये जो मैटलैब है, इवन अगर आपने इसमें कोई एयर प्रेशर उस तरह की चीजें देनी है, वो इवन आंधी तक को सिमुलेट कर रहा होगा। आंधी, समझते हैं ना, आंधी आ रही है, अगर आपने ये उड़ाना है, अपना कोई प्लेन उड़ाना है या आपने अपना कोई वो चीज़ उड़ानी है, तो आप खुद देखिए कि वो जो
आंधी है, अगर आपको बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जिस वक्त आपने उसको फायर करने की कोशिश की अपने प्लेन को या अपने उस रॉकेट को, उस वक्त तेज हवा चलना शुरू हो गई, तो वो आपकी फ्लाइट को डिस्टर्ब कर ही होगी ना। ठीक है। इवन उसमें इस तरह की सिमुलेशंस के पैरामीटर्स भी होते हैं कि आप अपनी जो हवा की स्पीड है उसको कितने माइल्स पर आवर रख के अपनी सिमुलेशन रन करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि जिस तरह हम फजिंग करते थे, उस तरह वो पहले 1 किलोमीटर पर आवर पे टेस्ट करेंगे कि हमारा ये जो डिजाइन है क्या रिजल्ट दे रहा है, 2 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे रख के देखेंगे कि अब ये हमारा डिजाइन क्या रिजल्ट दे रहा है। फिर पता चलेगा कि 1, 2, 5, 10 तक तो ठीक रहता है, लेकिन जो ये 15 से ऊपर जाती है तो इसके रिजल्ट खराब आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उस पर रिसर्च करेंगे कि अच्छा, अगर जब ये उड़ रहा हो, कोई हमारा प्लेन है, कोई भी चीज है, तो 15 से ऊपर की अगर हवा की स्पीड शुरू होगी तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर या हमारे उस सिस्टम को जो हम सिमुलेट कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए हम इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें डालें कि जिसकी मदद से ये 15 से ऊपर को भी चीजों को सह जाए ना, मतलब 15 से ऊपर वाली हवा को। तो मैटलैब आपको इस लेवल की टेस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो होती है ना आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, इससे पहले कि आप डिप्लॉयमेंट या प्रोडक्शन या वर्किंग स्टार्ट करें, सिमुलेशन जो होती है। ठीक है। मतलब इसके बाद अगर आपका सॉफ्टवेयर है, आपने सिमुलेट कर लिया, तो ठीक है, आप उसको डिप्लॉय कर देंगे। जैसे सॉफ्टवेयर के केस में बात करें तो आप कहेंगे अच्छा यार, ये 1000 यूजर पे क्या रिजल्ट देते हैं, 2000 यूजर, में 2000 यूजर तो नहीं ला सकता। ठीक है। तो सिमुलेशन के थ्रू लेके आऊंगा। ठीक है। मैं सिमुलेट करूंगा, एक सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो सिमुलेट करेंगे कि इस वक्त आपके सॉफ्टवेयर को 2000 लोग यूज कर रहे हैं, इस वक्त आपके सॉफ्टवेयर को 5000 लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। दराज वाली एग्जांपल मैंने पिछले आपने थे उसमें दी थी, उसमें लेक्चर में। तो उसमें मैंने देखा था कि अ, हमने बात की थी कि जितने भी नॉर्मल डेज में यूजर्स होते हैं वो तो आपका दराज इजीली हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर 11/11 की सेल लगती है तो फिर आपके सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा कि अगर नॉर्मली 1 लाख यूजर आ रहे हैं, अभी 10 लाख यूजर ने आपके सॉफ्टवेयर को विजिट करना शुरू कर दिया, तो वो आप सिमुलेशन के थ्रू तो टेस्ट कर सकते हैं ना। सिमुलेशन आपको प्रूवियन देगी कि आप उसे कहो कि मेरे इस दराज के सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय होने से पहले 1 लाख यूजर पे सिमुलेट करके बताओ उसका क्या परफॉर्मेंस बिहेवियर होगा, 2 लाख पे करो, 3 लाख पे करो, 4 लाख पे करो, 5 लाख पे करो, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि यार मेरा सॉफ्टवेयर 1 लाख से ऊपर लोगों को हैंडल, 1 लाख से ऊपर कस्टमर अगर इसको ब्राउज करे तो ये इसकी अवेलेबिलिटी फारिग हो जाती है। ठीक है। उसके अगेंस्ट फिर अपना कोई ना कोई आप हल पहले से निकाल के रखिए। ठीक हो गया। तो ये था सिमुलेशन। इसके बाद बाकी की चीजें हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज का वो प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, मैं आपकी लेता हूँ अटेंडेंस, काइंडली मुझे बताते जाइएगा जो जो लोग प्रेजेंट्स हैं वो अपना गेस किए कि ना हाथ खड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे नजर उठा के दिखना पड़ेगा आपको। तो बेटा आप जरा लाइट भी जला दो ताकि मुझे थोड़ा नजर भी आए अच्छे से। अच्छा, आदिल शेख हैं हमारे साथ आज, कमर मुहयुद्दीन, हैदर जमान सत्ती, मोहम्मद अब्बास, राना फहीम इब्राहिम, ये तो होंगे है ना राना साहब। अच्छा, उसके बाद है हमारे साथ नूरुल एन जहरा, फिर है एजाज अली। ओके। अच्छा, फिर है आमना फारूक। ओके। अरीबा कदीर, आयशा सिद्दीक, बसाम रुमैसा सैयद, बिस्मा अली, दुआ तैयब, ईमान अकबर, ईमान हफीज, हादिया नईम, हफ्जा मेहदी, हफ्जा रहमान, इफ्रा वसीम। ओके। अच्छा, इमरान नजीर, हाथ भी खड़ा करो ना, पीडीएफ वाला काम नहीं करना बता बता के फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। किंजा ईमान, मतीन हैदर साहब वेरी लेट हैं, कहाँ थे? अच्छा, कोई बात नहीं। रात को कब सोए थे? अच्छा, फहद तो नहीं है मेरे ख्याल में, उमर भी नहीं है, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अली अहमद, मोहम्मद आलियान अहमद। आलियान साहब बहुत ही ज्यादा लेट हो यार। हैं? नहीं मिल रही थी, आज आई भी पहली बार हो गए ना। हैं? पिछली बार मिली थी।
बेटा इन सारे मामलात से मैं गुजर गया हूँ इस स्टेज पे। ठीक है। मोहम्मद फैजान हैदर, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसन रजा। अच्छा, हसन रजा साहब हैं आपके नाम के। एक हॉकी के खिलाड़ी भी होते थे हैं? क्या करते थे वो? हॉकी खेलते होंगे ना, हॉकी के खिलाड़ी थे। मोहम्मद हसीबुल रहमान, मोहम्मद हसन याकूब। अच्छा, मोहम्मद इसहाक। अच्छा। हाँ भाई, आपको क्या था आज? किसका सिक्योरिटी का क्विज हो रहा था? कहाँ पे? अच्छा, तो वो उसकी कोई क्लास प्लान होती है तुम लोगों की? अच्छा, इसहाक, ओके। मोहम्मद साद नसीर, मुनज़्ज़ा नईम सत्ती, नोमान अली, राना मोहम्मद अब्दुल्ला, माशाअल्लाह, राना मोहम्मद मुदस्सिर, रुबाब अरशद, सलमान अहमद, सैयद मोहम्मद अंसार भी नहीं है, सैयद बनीन बतूल, बनीन सैयदा बनीन बतूल। ठीक है बेटा। तूबा दिलशाद, यासिर अहमद, जैनुल हसन नासिर। DIR बस्टर वाले हैं? अच्छा, आप दोनों बेटा? ईमान हफीज कहाँ चली गई थी? अच्छा, और आपका नाम? 17 से हौसला रहमान, माशाअल्लाह। बेटा आप तो क्लास के खत्म होने की भी 4 मिनट बाद आ रही हैं हैं? अच्छा, चलो अच्छा किया यार, मेहरबानी आपकी। चलो कम से कम लैब तो अटेंड कर ही लोगी। ऐसा ही है। हमारा टाइम कब तक है? 10:40 तक है। अच्छा, चलो बताओ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? पिछले साल भी यही करते थे गड़बड़? फिर हैं? कमर मोहिउद्दीन हैं? मोहिउद्दीन का क्या मतलब होता है पता है? किसको? दीन को जगाने वाला। एक पहले तुम्हें जगाने वाला को बंदा रखे हैं? तो तुम्हें पहले जगाए फिर दीन को जगाओगे यार, ऐसा ना करो। अच्छा, आपका बेटा क्या नाम है? नाम, रोल नंबर, वट जो भी। क्या नाम है आपका? दिलशाद। अच्छा, आपको आज किस सहाने का सानहे का सामना करना पड़ा? मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपनी ओन इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, उसमें मेरा फायदा होता है। क्या होता है वो मैं बाद में चलो आपको अलग से शेयर कर दूँ। आप कहाँ थी? खैरियत थी आज? लेट हो गई? ठीक। अच्छा। अच्छा, कभी कभी ना मैं रिलैक्स रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा बीपी शीपी हाई हो ना, कहीं पहले से घर से मैं डांट शांट खा के आया हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में ना मेरा बड़ा गलत किस्म का रिएक्शन आता है लेट आने पे। इसका जरा ख्याल रखना। मैं बाज़ बात क्लास से निकाल भी देता हूँ, वो भी इतना लेट आ रहे हो हैं। अच्छा, जो भी था ना, फिर यार ख्याल करो ना। अभी तो आज जरा मौसम भी अच्छा है। ठीक है। ठीक है, वो भी आप लोग अनमेरिड, तो आपको पता भी नहीं है कि घर से कुछ सितम शितम ढाया हो तो वो क्या होता है। तो ख्याल किया करो। क्या नाम है तुम्हारा? फिर बाद में मुझे कहोगे मेरी अटेंडेंस शॉर्ट होगी है, ये होगी है, वो होगी है हैं? क्या रोल नंबर है तुम्हारा? अच्छा, आपके साथ क्या हुआ नुमान अली साहब? चलो कोई बात नहीं, ख्याल किया करो यार। अच्छा, असाइनमेंट्स में कोई मसले मसाइल तो नहीं आ रहे? सही जा रही है? जमा शमा करा रहे हो ना? ये ना हो कि कोई बंदा कहे कि वो पता नहीं उसका टाइम देख लेना जो भी है उसका।
अच्छा बच्चों, हम देखते हैं फेलियर मोड्स क्या होते हैं ना। तो बेसिकली एरर्स होते हैं, बट हर एरर एक्सप्लॉइटेबल नहीं होता, हर एरर से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। जैसे हमने शुरू में एक एग्जांपल Win32 वाली दी थी, उसमें हमारे सॉफ्टवेयर को कोई नुकसान उस तरह से नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर में कोई एरर अकर नहीं हो रहा, ठीक है ना। कोई वल्नरेबिलिटी शायद उससे एक्सप्लॉइट ना हो, सिर्फ रिजल्ट्स जो है ना वो थोड़े से खराब आ रहे हैं। सही है, तो वो फंक्शनल किस्म का एरर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लेकिन उसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर शायद एक्सप्लॉइटेबल ना हो। तो जितने भी अ, ऐसे एरर्स जो हमें या एक्सप्लॉइटेशन की तरफ लेके जाए, या हमें वो किसी फेलियर की तरफ लेके जाए, उस पर हमने ज्यादा तवज्जो देनी है। जो दूसरे वाले एरर्स है उनको छोड़ नहीं देना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर एक चीज गलत कैलकुलेट करके दे रही है, मैं वैल्यू ही ठीक नहीं दिखा रही, तो ऑटोमेटिकली वो भी गलत चीज है। लेकिन इसका ताल्लुक सिक्योरिटी वाले बंदों से कम है। सिक्योरिटी वाले बंदों का जो ज्यादा फोकस होता है वो ऐसे एरर्स के ऊपर होता है जो या तो आपके सिस्टम को, आपके सॉफ्टवेयर को फेलियर मोड में ले जाए, या उसकी वजह से आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो सके, हैक हो सके, एक्सप्लॉइट हो सके। तो हम लोगों ने उन एरियाज पे तवज्जो दे दी है। जो फंक्शनल किस्म के एरर हैं कि उसने int32 लिखा हुआ था, जो भी था, इस टाइप की चीजें, वो बेसिकली हम उनको इंटीमेट तो कर देंगे, बट ये काम उन्होंने सेटल करना है जो एक्चुअली डेवलपर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज को सेटल कर दें। ठीक। हमारा जो फोकस होगा वो उन सारों पे होगा जो कि किसी वजह से हमारे सिस्टम को या तो हैक करवा दें, एक्सप्लॉइट करवा दें, फेलियर की तरफ ले जाएं, सिस्टम आपका चलने से इनकार कर दे, उसकी अवेलेबिलिटी डिसर्व हो जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी डिसर्व हो जाए, इंटेग्रिटी डिसर्व हो जाए। अगर दो और दो चार की जगह वो पांच दे रहा है, तो इससे इंटेग्रिटी डिसर्व नहीं हो रही, कॉन्फिडेंशियलिटी भी डिसर्व नहीं हो रही, और अवेलेबिलिटी भी डिसर्व नहीं हो रही। तो इसके ऊपर हम कॉमन, हमारा जो है ना वो एक, हमारे लिए उसके ऊपर कोई ज्यादा सोच बजार की जरूरत नहीं है। हम ये चीजें इंटीमेट कर देंगे कि आपके सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, वो आगे वो जो डेवलपर्स हैं उनका काम है कि वो इसके बारे में क्या लाएमल इख्तियार करें। ठीक है। अच्छा, फेलियर मोड में ना हम फॉल्ट टेस्टिंग एक्चुअली कर रहे होते हैं कि ऐसी चीजें जो हमें फॉल्ट की तरफ लेके जाए सॉफ्टवेयर या सिस्टम के, उनके ऊपर हम फोकस रखते हैं। और स्ट्रेस टेस्टिंग, कि अगर हम हमारी दराज की ऐप है और वो कितने यूजर के ऊपर जाके उसकी अवेलेबिलिटी खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है, या वो बिल्कुल ही चलने से इनकार कर देती है, वो स्ट्रेस टेस्टिंग भी फेलियर मोड में आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज वो हमारी अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करी है। अवेलेबिलिटी हमारा बी ए सिक्योरिटी साइड के पर्सन के कंसर्न है, CIA, फिर AA वो जो ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन के होते हैं, और फिर R रिपुडिएशन वाला। ठीक है, हमने फोकस करना है। ठीक है। अभी वो दो बातें लिखी हैं कि फॉल्ट टेस्टिंग क्या होती है कि आपके सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही होती है उन टेस्टिंग्स में, और स्ट्रेस टेस्टिंग होती है कि जिसमें आपके सिस्टम पे हैवी लोड डाला जा रहा होता है और देखा जाता है कि इस तरह के हैवी लोड में ये किस तरह से बिहेव करेगा। ओके। अच्छा, इसके बाद जैसा कि हमने बात की थी कि क्रिप्टोग्राफी या सिक्योरिटी, जो कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी बाहर सॉफ्टवेयर की बहुत हाई होती हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के अपनी बैंकिंग की ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट अगर हबीब बैंक में है, और मैं हबीब बैंक की ऐप खोल के यहाँ पे अपना बैलेंस चेक कर रहा हूँ, या उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, और कोई बंदा नेटवर्क की टैपिंग करके, मैन इन द मिडल मिडल अटैक करके, वो रहने तो वैल्यू 1 लाख ही देता है, लेकिन अगर सबसे पहले तो रीड कर ले, तो कॉन्फिडेंशियलिटी खराब हो गई, तो ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रीड करेगा, उसको अगर समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल ठीक है, अगर समझ में आ जाती तो समझ जाएगा कि अच्छा ये वैल्यू जा रही है, ये पैसे पास ऑन करने की कोशिश कर रहा है और इतने पैसे इस अकाउंट को भेज रहा है। ठीक है। फिर उसकी इंटेग्रिटी को वायलेट करता है, वो उस अकाउंट की जगह जिसको मैं भेजना चाह रहा हूँ वो अपना अकाउंट डाल देता है, ताकि वो 1 लाख रुपए उसको ट्रांसफर हो जाए। ठीक है ना। तो ये उसने इंटेग्रिटी को भी वायलेट कर दिया। तो ये सारी चीजें, या अगर मैंने पैसे ट्रांसफर करने हैं, मुझे बहुत जरूरत है पैसे, किसी को शदीद जरूरत है, उसको मैंने भिजवाने हैं, और मुझे यहाँ पे वो जो हबीब बैंक या जो भी है बैंक, अलाइड बैंक, उसका वो वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, वो ऐप ही काम नहीं कर रही, क्योंकि अवेलेबिलिटी के ऊपर अटैक हुआ है, उसके ऊपर कोई डिनाइड ऑफ सर्विस अटैक आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही। तो अब किसी को मुझे पैसे लाजमी भिजवाने थे, तो ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी मेरे लिए बड़ा मैटर कर रही है। तो इन सारे हवालों से जो क्रिप्टोग्राफिक वैलिडेशन है, ये बड़ा काउंट कर रही होती है। ज़ाहिर है अवेलेबिलिटी के केस में तो ये क्रिप्टोग्राफिक वैलिडेशन नहीं आएगी, लेकिन इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए ये बड़ी जरूरी है। ठीक है। और किसी हद तक अथराइजेशन के लिए तो नहीं, लेकिन ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के कोड भी आपके सारे क्रिप्टोग्राफिकली ही सिक्योर होकर जा रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। तो
तो इस चीज को देखना भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम इसको कैसे एश्योर कर रहे हैं। अच्छा, एश्योरिटी कैसे होती है? आपको पता लग गया कि आपने इंक्रिप्शन लगानी है, तो वो किस किस ने वो क्रिप्टोग्राफी वाला कोर्स पढ़ा हुआ था? आधी क्लास में पढ़ा था, आधी ने नहीं पढ़ा था, वो क्या चक्कर था? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं इंक्रिप्शन लगा देता हूँ कोई ना कोई। अब आप कैसे इंक्रिप्शन लगाओगे? हो सकता है वो जो सबसे पहला वाला कोड था, सीजर ब्रूट फोर्स वाला, सीजर वाला, वो लगा दो। उससे भी वैसे तो इनक्रिप्ट हो जाएगा ना, लेकिन जब वो आज से कई हजार साल पहले ब्रेक हो गया था, तो अब तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो आप कहते हो मैं एईएस लगाऊंगा। ओके फाइन। एईएस कैसे लगाओगे? पढ़ा हुआ है उसमें एईएस आप लोगों ने? ठीक है। ठीक है, तो लगा लोगे? लगा लोगे, मैंने ये पूछा। कौन कह रहा है लगा लोगे? तुम कह रहे हो कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे ये बताओ ना। एईएस लगानी है ना? हाँ। लगाओगे कैसे? वो जो उसकी परमुटेशन होती है, वो एक्स बॉक्सेस टी बॉक्सेस बनते हैं, वो बना लोगे? किसने की होती है? तो तुमने लाइब्रेरी का कोड खोल के पढ़ा कभी? उसने क्या पता सही लगाई है गलत लगाई है, बीच में वो अपना भी कोई बीच में मजीद एक बैकडोर ऐड कर रहा हो। बताओ बेटा। इसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स हमारे पास बना देते हैं, मैट्रिक्स टू फिफ्टी, उसके बाद हम क्या करते हैं, मिक्स शिफ्ट रोज करते हैं, एक रो वन को वन लिखा, रो टू को रो, उसके बाद हम मिक्स कॉलम करते हैं एंड देन हम की को मर्ज करते हैं। लेकिन वो की भी पूरी परमुटेशन होती है, की भी इस तरह नहीं आती जो हमने लगाई होती है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ लगा लोगी कैसे? किसने? छोटे वाला? छोटे वाला या फुल 128 बिट वाला? गुड। अच्छा, अब देखो ये जो बात करी है ना, ये मैं तुम्हें समझा रहा था। हम लोग लगाने का मतलब क्या समझते हैं कि पाइथन का एक वो होगा फंक्शन बना हुआ, एईएस इनक्रिप्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये मेरा डाटा है, ये एईएस इनक्रिप्ट को कॉल करूंगा, उसको भिजवा दूंगा, तो कहूंगा मैंने इंक्रिप्शन लगा दी। मैंने तो नहीं लगाई ना, ये तो उस बंदे ने लगाई जिसने कोडिंग की हुई है। अगर उसने कोडिंग करते हुए उसके अंदर वो अपना बैकडोर भी ऐड कर दिया हो, तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ कोड उसका। ठीक है, ये चीज होती है। वो जो ये कह रही है ना, ये वो बात कर रही थी। मैं पूछा था आप लगा लोगी, तो ये कह रही है हाँ मैं लगा लूंगी। क्यों लगा लेगी? क्योंकि 128 बिट वाला इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, वो जो पूरा एल्गोरिथम इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको ये अपने हाथ से किसी भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज में खुद इंप्लीमेंट करी, तो उसको पता है कि मैंने कहाँ पे क्या कैसे कोडिंग की हुई है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली यूजर्स हैं, थोड़े अच्छे लेवल के यूजर हैं। ठीक है, हम अपने आप को समझते हैं कि यार हम आईटी वाईटी वाले लोग हैं। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस वो बेसिकली आईटी वाईटी वाले लोग नहीं होते, वो आईटी वाईटी के अच्छे वाले यूजर होते हैं। एक होते हैं सादे वाले यूजर जो आम बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, जिन्होंने कोई बीएस वीएस नहीं किया हुआ, मैट्रिक शायद किया होगा, वो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं, वो एनिमेशन बना रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में, कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सादे वाले यूजर थे। हम उनसे थोड़े एडवांस यूजर है, हमें इसकी थ्योरी भी पता है कि पीछे क्या चल रही है, कोरल ड्रा के पीछे क्या चल रहा है इन चीजों के। लेकिन है हम एंड यूजर ही। ठीक है, हम डेवलपर के लेवल पे तब आना शुरू होंगे कि अगर हम एईएस जो है ना, वो एईएस किसी का बना हुआ कोड हमने, मतलब किसी का बना हुआ वो एल्गोरिदम ले लिया, लेकिन हमने खुद अपने हाथ से इंप्लीमेंट किया। क्योंकि अगर किसी और ने वो करके दिया तो आपको क्या पता उसने बीच में कैसे कोडिंग की हुई है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम ये जो प्रोग्राम बनाते हैं वो समझते हैं प्रोग्रामर हैं। हम उस लेवल के प्रोग्रामर नहीं, हम भी प्रोग्रामर यूजर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी लैंग्वेज नहीं बनाई, हमने कभी विजुअल स्टूडियो कोड नहीं बनाया। ठीक है, हम उसके यूजर्स हैं। एक चीज इधर से उठाई, दो चीजें वहां से उठाई, चार फंक्शन पाइथन में किसी ने हमें बना के दिए हुए थे, उनको अपने पास इंप्लीमेंट कर लिया। 20 फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिए हुए Win32 के या दूसरे वाले, उनको हमने कॉल कर लिया। कॉल करके वो 6 8 चीज 10 चीजें जो पहले से बनी हुई हैं उनको जोड़ा, और जोड़ने के बाद हमने कहा कि यार हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो हमने सॉफ्टवेयर बना दिया। लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे होते, हम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर हैं। हम 10 चीजें उठाते हैं, उनको आपस में ऐसे जोड़ते हैं और एक चीज बना के दे देते हैं। ठीक है ना। असल सॉफ्टवेयर डेवलपर तब हो जब हम किसी लैंग्वेज को बनाने की तरफ जा रहे हो, या चलो लैंग्वेज की तरफ भी ना जाएं, हम जो ओपन सोर्स डेवलपमेंट हो रही है ना, उसमें अगर डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो वो भी चलो थोड़ा सा प्रोग्रामर्स का एक्चुअली नीचे वाला दर्जा आता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके एईएस के बहुत सारे ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, हम
उस सॉफ्टवेयर में जाके कंट्रीब्यूट करें, वो हमें साइन कर दें कि यार ये वाला काम तुम बना दो इसका, ठीक है। या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो ओपन सोर्स नहीं है, ओपन ऑफिस ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ओपन ऑफिस की टीम में जाके हम कंट्रीब्यूशन, वो सारे वॉलंटियर्स बना रहे होते हैं, उसमें हम कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो वो हमें पकड़ा दें कि अच्छा यार ये जो सेव का बटन है तुमने बनाना है, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसके अंदर हमें नई फंक्शनैलिटी ये वाली भी चाहिए कि इसको हम चाह रहे हैं कि जो वर्ड का नया वाला वर्जन है उसमें हम सेव एज कर सकें। तो फिर आप क्या करोगे, आप उसकी पूरी डिटेल पढ़ोगे कि जो डॉक्यूमेंट का नया वाला वर्जन आया उसमें क्या क्या स्पेक्स हैं, और इधर से आप ओपन ऑफिस में जो फाइल बनी हुई उसका डाटा उठाओगे, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फाइल को सेव करवाओगे। तो फिर आप कहो कि यार हाँ मैं प्रोग्रामर हूँ या डेवलपर हूँ, इस तरह की चीज हूँ, फिर मजा आता है। अभी हम इंटीग्रेटर हैं सॉफ्टवेयर के, कि 10 बनी हुई चीजों को उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे वो बता रहे हैं कि यार अगर तो आपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड उठा रहे हैं किसी चीज को, अब आप डिपेंड हो जाएंगे सबसे पहले कि एईएस कितना अच्छा बना हुआ है। तो वो तो हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टेस्टिंग हुई है, जिसके बाद उसको सिक्योर कंसीडर किया गया, ठीक है। उसके बाद जिस डेवलपर का कोड उठा रहे हैं उसमें अगर कोई फ्लॉ हुआ, जो आपने ईएस का फंक्शन अपने कोड पे लगाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लॉ आपके सिस्टम में भी ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपने रिव्यू करते हुए अपनी क्रिप्टोग्राफी की वैलिडेशन करवानी है, क्योंकि इसके ऊपर आपके सिस्टम की सिक्योरिटी का दारोमदार है, ठीक है। तो इसके लिए किया ये जाता है कि अगर आपने कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो सादा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तब तो खैर है, ठीक है। अभी ओपन सोर्स एप्लीकेशंस भी पड़ी हुई हैं कुछ, मैंने आपको बताया था कि वो कॉमन क्राइटेरिया की वैलिडेशन होती है, पिछले से पिछले लेक्चर में याद है, ठीक है। उसके लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर एक सॉफ्टवेयर बन रहा है जो यूएस या पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बन रहा है, या अस्करी बैंक या हबीब बैंक के लिए बन रहा है, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीस ट्रांसफर होने हैं, तो फिर वो जो एईएस की इंप्लीमेंटेशन उठाएंगे ना, खुद कोडिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो एईएस की इंप्लीमेंटेशन वो वाली उठाएंगे, वो वाली लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसने एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल एचएएल का या वही वो जो कॉमन क्राइटेरिया उसका लेवल 4 पास किया हुआ, ठीक है। क्योंकि वो फिर इम्प्लीमेंटेशन, वो जो मॉड्यूल है, वो लाइब्रेरी है, वो भी टेस्ट हुई होगी, इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो जो चीजें हैं उसकी फंक्शनैलिटी वाइज सिक्योरिटी वाइज पूरी है कि नहीं। तो वो लाइब्रेरी यूज करेंगे, उसके भी पैसे भी देने पड़ेंगे। वो ओपन सोर्स नहीं होगी, फ्री की नहीं होगी, वो जाहिर है उन लोगों ने इतनी मेहनत की, बनाया, टेस्ट पास करवाए, टेस्ट की फीस होती है वो जो एचएएल की या कॉमन क्राइटेरिया की टेस्ट होती है। लेकिन फिर अच्छे वाले सॉफ्टवेयर में हम इस तरह की कोई लाइब्रेरी क्रिप्टोग्राफिक यूज करेंगे, ये ऐसी कोई जो भी हमें मिल गई नेट पे सर्च मारा, जो पहली वो आ रहा था गिटअप का लिंक, वो उठा के नहीं यूज कर लेंगे, क्योंकि उसका लेवल पता नहीं कौन सा होगा, किस तरह का होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सारी थी क्रिप्टोग्राफिक वैलिडेशन। अब चूंकि हमारा क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल में आखिरी है, या इसके बाद एक और सेक्शन है। ये 2 सेक्शन अपने उसमें लैब में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और लैब में कंप्लीट करने के बाद फिर आज हम वो डॉकर वाला काम करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने डॉकर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो इंस्टॉल कर लें अपने अपने